बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 से पार्ट 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक है नागार्जुन। इसमें लेखक ने जैसे कि शीर्षक बताया गया है, पाठ का नाम से ही समझ में आता है हिमालय की बेटियां, यानी कि हिमालय यानी पर्वत, और पर्वत की जो बेटियां क्या होंगी, यहाँ से बहने वाली नदियां। तो इस पार्ट में जो लेखक है नागार्जुन, उन्होंने हिमालय का और उनकी बेटियां यानी कि नदियों का मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण, यानी कि यहाँ पे हिमालय और नदियों को मानव रूप में उनका वर्णन किया गया है। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। इसमें लेखक ने बताया है कि अभी तक मैंने, मतलब किनको? नदियों को, हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों को कैसे देखा था? दूर से देखा था। और दूर से नदियां कैसी दिखती हैं? शांत दिखती हैं, क्योंकि वो बहुत ही शांत वेग से बहती हैं, मतलब उनमें बिल्कुल हलचल नहीं होती है ना। समतल मैदानों में आपने देखा होगा नदियां कैसी होती हैं, बिल्कुल शांत बहती हैं, उनमें कोई आवाज नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती है। तो ऐसे ही लेखक बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो नदियां थी वो बहुत दूर से देखी थी, जिसके कारण वो उनको कैसी प्रतीत होती थी? गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी कि अच्छे कुल, यानी कुलीन महिला, एक अच्छी महिला की भांति वे कैसी प्रतीत होती थी? अच्छी महिला की भांति वे नदियां प्रतीत होती थी। तो यहाँ पर पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि लेखक ने यहाँ पर मानवीकरण किया है। तो नदी को क्या माना है? बेटी माना है ना। तो यहाँ पर संभ्रांत महिला की भांति वे कैसी हो रही हैं? प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, यानी कि जो लेखक हैं वो उनके दिल में जो नदियों के प्रति कैसा भाव था? आदर का भाव था, श्रद्धा के भाव थे। वे उनको कैसे मानते थे? माँ, दादी, मौसी और मामी। उनको वो अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी मौसी, अपनी मामी की तरह ही मानते थे। और जिस तरीके से हम अपनी माँ, दादी, मौसी, मम्मी की गोद में सिर रखते हैं, उसी प्रकार से वो भी उनकी गोद की धारा, यानी गोद यानी कि धारा, नदियों की धारा में वो क्या करते थे? डुबकियां लगाया करते थे। आगे बताते हैं लेखक, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। आगे लेखक बताते हैं कि अभी तक लेखक ने नदियों को कहाँ से देखा था? दूर से देखा था। मगर जब लेखक कहाँ गए? हिमालय पर गए, हिमालय पे घूमने के लिए गए, और उन्होंने वहां से, हिमालय पर से जब नदियों को देखा तो वो कैसे हो गए? हैरान हो गए। क्यों हो गए हैरान? क्योंकि अभी जब ये जिस प्रकार क्या बताते हैं, वो हैरान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हिमालय से जब गंगा निकलती है, यमुना निकलती है या सतलुज निकलती है, तो उसकी धारा कैसी होती है? बहुत पतली होती है, बहुत दुबली पतली धारा के रूप में वो निकलती है। देखिए आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये हिमालय है, और इस हिमालय में से जब ये नदियां बह रही हैं तो ये बहुत ही पतले, देखिए आप कितनी दुबली पतली, ये गंगा है, यही यमुना है, यही सतलुज है, जो भी है नदियां निकल रही हैं वो कैसी हैं? दुबली पतली हैं। और दुबली पतली हैं, और जब ये मैदान में जाती हैं तो मैदान में जाकर ये कैसी हो जाती हैं? अपना विशाल रूप ले लेती हैं। तो यही सब चीजों को देखकर जो लेखक हैं
वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज जब मैदान में उतरती है तो ये विशाल कैसे हो जाती है, और इनका उछलना कूदना और लगातार हंसना कैसे बंद हो जाता है। क्योंकि जब हिमालय से जब गंगा यमुना यानी हिमालय से जब नदियां निकलती हैं तो वो बहुत तीव्र वेग से बहती हैं, और जब वो तीव्र वेग से बहती हैं तो वो कैसी होती हैं, बहुत उछलती हैं, कहीं पहाड़ के कभी इस तरफ कभी इस तरफ टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई, उछल उछल के बहती हुई, और बहुत ही शोर करती हुई यानी कल कल की आवाज में बहती हुई आगे बढ़ती हैं। तो चूंकि यहाँ पर लेखक ने इनका मानवीकरण किया है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तो कैसी होती हैं, बहुत ही चंचल होती हैं, बहुत ही खुशमिजाज होती हैं, उनका पूरे टाइम हंसना, खिलखिलाना, उधम मचाना ये सब चलता रहता है। इसी प्रकार से ये जो हिमालय की बेटियां हैं यानी कि नदियां हैं, जब ये अपने पिता की गोद से निकल रही हैं तो ये कैसी हैं, बहुत ही चंचल हैं, है ना, बहुत ही उछलती कूदती हुई और हंसती खिलखिलाती हुई ये बाहर निकलती हैं। मगर जैसे ही ये विशाल मैदानों में जाती हैं तो ये बिल्कुल शांत हो जाती है, यानी कि यहाँ से जब ये बढ़ती हैं आगे तो धीरे धीरे ये कैसी हो जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो चंचलता होती है उसमें चंचलता की अपेक्षा थोड़ी सी गंभीरता आ जाती है और वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से लेखक ने इनका मानवीकरण किया है। तो वो बताते हैं कि इनका उछलना कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। यानी लेखक बोल रहे हैं कि मैदान में जाकर इनका हंसना खिलखिलाना और इनकी भाव भंगी यानी इतना खुश होना, उल्लास यानी कि खूब खुश होना, चिल्लाना, ये सब मैदान में जाके गायब हो जाता है। आगे कहते हैं, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। मतलब वो क्या बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि इतना मुझे किसी छोटी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो उनको देखकर भी मुझे इतना हैरान यानी इतना आश्चर्य नहीं होता जितना मैं जब इन बेटियों यानी कि नदियों को देखकर, बाल लीला यानी कि क्योंकि ये हिमालय की गोद में से निकल रही हैं और हिमालय की गोद में से निकल रही हैं तो अभी ये कैसी हैं, छोटी हैं, अपने पिता की गोद में से निकल रही हैं तो ये कैसी हैं, छोटी हैं, और छोटी हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर यानी कि इनकी शैतानियों को देखकर मुझे जितना आश्चर्य होता है इतना किसी को देखकर भी नहीं होता, जितना इनको देखकर होता है इससे कई गुना नदियों की बाल लीला को देखकर उनको आश्चर्य होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ की जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकतिकाएं, सरसब्द उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इस पूरे पैराग्राफ में बताया है कि जो पहले वाले पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा कि हिमालय की जो बेटियां हैं यानी नदियां हैं वो अभी कैसी हैं, छोटी हैं, अपने पिता के घर में जब लड़कियां होती हैं तो वो कैसी होती हैं, बहुत चंचल होती हैं, है ना। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि वो कैसी हो गई हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये भागी जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं अपने लक्ष्य की तरफ। अब वह कौन लक्ष्य है, यानी उनका लक्ष्य क्या है यह पता नहीं है, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ये किस तरफ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य कौन सा है यह पता नहीं है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, अपने महान पिता यानी कि हिमालय का इतना प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि अपने पिता यानी हिमालय का इतना प्रेम पाकर भी यदि नदियों का हृदय है वो संतोष नहीं है
संतुष्ट नहीं है तो उनको उनकी प्यास किससे मिटेगी, यानी कि उनको संतोष किससे मिलेगा। तो वो आगे बताते हैं कि बर्फ की जली नंगी पहाड़ियां। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो अब अपनी किरणाएं कहाँ पर दिखा रही हैं, बर्फ की जली नंगी पहाड़ियां, यानी कि अपनी पहाड़ियों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पर, बंदुर अधिकताएं यानी कि अधिकताएं मतलब होता है जो मैदान, जो समतल भाग होता है, जो पर्वतों का जो समतल हिस्सा होता है जहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते, उसे बोलते हैं अधिकताएं। और सरसब्ज उपत्यकाएं यानी कि हरी भरी घाटियां, जो हरी भरी जो घाटियां होती हैं उसे उपत्यकाएं बोलते हैं। और अधिकताएं उसे बोलते हैं जहां पर समतल पर्वत के जो नीचे जो समतल मैदान होता है जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते, उन्हें अधिकताएं बोलते हैं। तो ऐसा इनका है लीला निकेतन, यानी कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो वो अपनी लीलाएं कहाँ पर दिखाती हैं, पहाड़ियों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पर, है ना, समतल मैदानों पर, हरी भरी घाटियों पर वो अपनी लीलाएं दिखाती हैं। जब वो खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। आगे जब वो अपनी लीलाएं दिखाते और आगे खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती हैं तो वो कहाँ पहुंच जाती हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। और जब वो वहां पहुंचती हैं तो शायद उनको अपने बीते दिनों की याद आती होगी, क्योंकि उनको अपने बचपन के दिनों की याद आती होगी। और वो बोलते हैं लेखक कि कौन मतलब पता नहीं है कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब भी पिता की चिंताएं जो होती हैं वो खत्म नहीं होती। इसी प्रकार से जब नदियां अपने पिता की गोद से आगे बढ़कर बहुत दूर निकल जाती हैं तब भी जो बूढ़ा हिमालय है यानी कि पिता है वो अपनी नटखट बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी अगर आप बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर भी पूछेंगे तो आपको विशाल मौन यानी कि विशाल शांति के सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।